नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ पर जो भी आपके उत्तराखंड में आज से पहले एग्जाम्स हुए थे, चाहे वो वीडियो के हों, पटवारी के हों, लेखपाल के हों, कनिष्ठ सहायक के हों या फिर फॉरेस्ट गार्ड के हों, उनमें जो भी सवाल आपके उत्तराखंड से और हिंदी से संबंधित पूछे गए थे, उन सभी के प्रीवियस ईयर के सवालों को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। ये हमारी इस सीरीज की छठी वीडियो है। इससे पहले हमारी 5 वीडियोस आ चुकी हैं, जिनमें हमने उत्तराखंड की, साथ ही साथ हिंदी की और साथ ही साथ पॉलिटी की भी वीडियो यहाँ पे अपलोड की है। ये सभी सवाल वो हैं जो आज से पहले उत्तराखंड के एग्जाम्स में आपसे पूछे गए थे, और आगे भी और भी वीडियोस यहाँ पे आने वाली हैं जो कि होंगी आपके पिछले वर्ष के पेपरों में पूछे गए सवालों की, जिसमें हम हिंदी, उत्तराखंड और साथ ही साथ आपकी पॉलिटी को भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जो भी नए बच्चे हैं वो इस चीज को समझे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी सीरीज की ये छठी वीडियो। इससे पहले 5 वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उसे हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने नदी तंत्र की भी वीडियोस को यहाँ पे अपलोड किया है, जहां हमने एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वो आपको काफी हेल्प करेंगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हमने वहाँ लास्ट में उनसे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज की हमारी छठी वीडियो, जो कि होने वाली दोस्तों हिंदी के ऊपर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 क्या है दोस्तों आपका, कि मगही किस उपभाषा की बोली है। जो आपकी मगही है दोस्तों, ये किस उपभाषा की बोली है। देखिए, इस टाइप का सवाल इससे पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारी हिंदी की दूसरी वीडियो है। इससे पहले भी इस टाइप का एक सवाल आ चुका है और वहां मैंने आपको काफी चीजें समझाई थी। देखिए, वहां सवाल क्या था आपका, वहां आपका सवाल था कि जो आपकी खड़ी बोली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। जो आपकी खड़ी बोली है, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं। क्या दोस्तों, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। ठीक है, जो आपकी खड़ी बोली है ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, ये सवाल आपका पहले पूछा गया था। एंड ये आपका किसी और पेपर का सवाल है, और वहां पे आपको देखिए मगही के बारे में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो आपकी जो खड़ी बोली थी, उसका जवाब था कि जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंदर दोस्तों, खड़ी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि मगही किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने वहां भी आपको समझाया था कि भारत में 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, उसमें से जो मगही है दोस्तों, ये मगही आती है आपकी बिहारी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत, जो मगही है आपकी ये बिहारी के अंतर्गत आती है। देखिए, बिहारी में आपकी और कौन कौन सी आती है, एक आती है आपकी भोजपुरी, एक आती है आपकी मगही, एक आती है आपकी मैथिली। ठीक है, कौन कौन सी दोस्तों, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये सब बिहारी के अंतर्गत आती हैं। और जो इससे पहले का पेपर था, वहां पूछा गया था खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, जो खड़ी बोली है इसे ही आपका कौरवी भी कहते हैं। तो ये आती थी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ये आती है। ठीक है, साथ ही साथ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और कौन कौन सी आती हैं दोस्तों, वो आती है आपकी बांगरू, जिसको आप हरियाणवी भी कहते हैं। ठीक है, साथ साथ ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। कौन कौन सी दोस्तों, कौरवी, जिसको हम खड़ी बोली भी कहते हैं, बांगरू, जिसको हम हरियाणवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये जो 5 बोलियां हैं दोस्तों, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है पूर्वी हिंदी। देखिए, जो पूर्वी हिंदी है दोस्तों, इसके अंतर्गत आती है आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपकी दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ी। जो छत्तीसगढ़ी है दोस्तों, ये कोई उपभाषा नहीं है, ये अपने आप में बोली है। और जो छत्तीसगढ़ी है दोस्तों, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैंने अभी बताया आपको कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखिए, ऑप्शन डी है दोस्तों मालवी। देखिए, मालवी तो आपसे पूछे या ना पूछे, पर आपसे ये जरूर पूछेगा कि ढूंढानी किसके अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, ढूंढानी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। ढूंढानी, जिसको आप जयपुरी भी कहते हैं। ठीक है, ढूंढानी, जिसको आप जयपुरी भी कहते हैं, ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, ढूंढानी है आपकी, जिसको आप जयपुरी भी कहते हैं, ये आपकी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। किसके दोस्तों, राजस्थानी के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है दोस्तों, मारवाड़ी हो गया आपका, मेवाती हो गया और मालवी हो गया और जयपुरी ढूंढानी मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो 4 आती हैं आपकी राजस्थानी के अंतर्गत। कौन कौन सी, मारवाड़ी और आपकी ढूंढानी, ढूंढानी को ही आप जयपुरी कहते हैं, आपकी मेवाती और दोस्तों मालवी, ये आती हैं आपकी राजस्थानी के अंतर्गत। आई होप
इतना आप इस एक सवाल से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 है दोस्तों आपका, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धनचारण, उच्च धनचारण, उच्च धनचारण या ऊंचा धनचारण। तो आप सभी जानते हैं ये सवाल भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो उच्चारण है दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद होगा उत्धनचारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्धनचारण होता है आपका उच्चारण का सही संधि विच्छेद। देखिए ये आपका संधि से सवाल है। आप जानते हैं संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें आपकी स्वर संधि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका गुण संधि, जन संधि, अयादि संधि, जिनसे आपके सवाल बनते ही बनते हैं पेपरों में। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे मुझे बताना है कि उच्चारण में कौन सी संधि है। ठीक है, जिन लोगों ने संधि पढ़ ली है वो जरूर से बताएं कि उच्चारण में आपकी कौन सी संधि है। देखिए उच्चारण का संधि विच्छेद मैंने आपको बता दिया है, उत्धनचारण होता है। अच्छा सवाल है। एंड देन इसका जो संधि है ये कौन सी संधि है ये आप मुझे बताएंगे। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या फिर ये आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों, ये आप मुझे बताएंगे। चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या है दोस्तों आपका? देखिए सवाल नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? देखिए आपसे उच्छिप्त व्यंजन यहाँ पे पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा है जो आपका उच्छिप्त व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है दोस्तों, कौन सा है इसमें से उच्छिप्त व्यंजन? आप सभी जानते होंगे कि जो उच्छिप्त व्यंजन दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, ढा और णा। इनको बोलते हैं आपका उच्छिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? उच्छिप्त व्यंजन इनको कहा जाता है। साथ ही साथ इनको दीर्घुण व्यंजन भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? साथ ही साथ इनको दीर्घुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि उच्छिप्त व्यंजन ढा और णा को कहा जाता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अच्छा सवाल है, इसे ही आपका द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों आपका, अनुस्वर को कहते हैं। सवाल नंबर 4 है आपका कि अनुस्वर को कहते हैं। अनुस्वर को आपका क्या कहते हैं? अनुनासिक भी कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुस्वर को इनमें से आपका और क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो आपका अनुस्वर है इसको आपका अयोगवाह भी कहते हैं। क्या दोस्तों? इसे आपका अयोगवाह भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी की आपको डिटेल में एक बार आपको हिंदी पढ़ा दूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा, जहां हम डिटेल में हिंदी को समझेंगे और हर चीज को बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल नंबर 6 है आपका, सेना का पर्यायवाची है। हर दिन 5 या 10 पर्यायवाची याद कीजिए और उनके विलोमों को भी दोस्तों याद कीजिए। ठीक है, ये आपको काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, सवाल नंबर 6 दोस्तों क्या है? सेना का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा जो है दोस्तों सेना का पर्यायवाची है? तारक, घटक, कटक या फिर दक्षक। आप सभी जानते हैं कि दोस्तों जो सेना का पर्यायवाची है इसमें से वह है ऑप्शन नंबर सी, कटक। ठीक है दोस्तों, जो कटक क्या है दोस्तों? कटक का अर्थ भी होता है सेना। क्या दोस्तों? कटक का अर्थ भी सेना ही होता है। एक टाइप से ये क्या है? सेना का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, देखिए सेना के और पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं आपके? एक होता है आपका दल, एक होता है आपका कटक, एक होता है आपका चमू, एक होता है अनिक। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है आपके सेना के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? दल हो गया, अनिक हो गया, चमू हो गया और आपका कटक हो गया। ठीक है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अनिक किसका पर्यायवाची है? अनिक भी आपका सेना का पर्यायवाची है और दल भी आपका सेना का पर्यायवाची दोस्तों होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, जो ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। देखिए शुद्ध वर्तनी भी आपसे पूछता है। इससे पहले जो हमारी हिंदी की वीडियो थी वहां भी एक शुद्ध वर्तनी का सवाल था। उसमें आपसे अंत्याक्षरी के बारे में पूछा था कि आप सही जो है शुद्ध वर्तनी क्या होती है अंत्याक्षरी की। ठीक है, जो अंत्याक्षरी है आप उसको शुद्ध कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपसे इससे पहले की वीडियो में सवाल बना था और वहां हमने आपसे इसके बारे में डिस्कस किया था। देन यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो तरु छाया है इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, यानी कि अगर तरु छाया लिखेंगे तो सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तरु छाया में आपका आधा चा आता है। क्या आता है दोस्तों? आधा चा आता है आपका तरुच छाया में। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 पे चलते हैं, जो कि आपका भाषा से संबंधित। ठीक है दोस्तों, सवाल क्या है आपका, कारतूस किस भाषा का शब्द है? जो आपका दोस्तों कारतूस है ये किस भाषा का शब्द है? ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो आपका दोस्तों कारतूस है ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपसे पेपर में पूछता है। ठीक है,
आपके ये देशज विदेशज और आपका तत्सम तद्भव, इस टाइप के सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपने इनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कौन कौन से हो गया आपके इंपॉर्टेंट, जैसे अखबार हो गया, कैंची हो गया, अलमारी हो गया। ठीक है, ये किस भाषा के शब्द हैं, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपने इनको भी ध्यान से पढ़ के जाना है। ओके दोस्तों, चलिए सवाल नंबर 9 है दोस्तों आपका, उद्दत का विलोम शब्द है। ठीक है, अच्छा सवाल है। ठीक है, कि उद्दत का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों देखिए, उद्दत का विलोम होता है आपका सौख्य होता है, सौम्य होता है, उत्तम होता है, कोमल होता है। तो दोस्तों उद्दत का विलोम आपका होता है सौम्य। क्या दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि उद्दत का विलोम दोस्तों होता है आपका सौम्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, सौम्य के बदले आपको विनीत दे दे, क्या विनीत, तो विनीत भी इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए, या तो आपको सौम्य देगा या फिर आपको देगा विनीत। ठीक है, या आपको विनीत देगा या फिर सौम्य देगा, विनीत भी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उद्दत का विलोम विनीत भी हो जाएगा और उद्दत का विलोम सौम्य भी हो जाएगा, क्योंकि उद्दत का मतलब होता है कि बहुत ही अक्कड़ बच्चा या फिर बहुत ही अक्कड़ व्यक्ति होना। सौम्य या विनीत का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सभ्य व्यक्ति या फिर थोड़ा सरल व्यक्ति। ठीक है, सरल या सभ्य व्यक्ति को सौम्य या विनीत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दोस्तों आपका 10 पे। सवाल नंबर 10 दोस्तों क्या है आपका, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। देखिए, मैंने भी आपसे कहा था कि कुछ शब्द हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अलमारी, अखबार, औरत, इस टाइप के सवाल आपसे अखबार में पूछे जाते हैं कि ये किस भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। तो आपने बताना है कि जो इनमें तुर्की भाषा का शब्द है वो कौन सा है। चाय है, रिक्शा है, कमरा है, कौन सा इसमें तुर्की भाषा का शब्द है। तो दोस्तों इसमें तुर्की भाषा का शब्द है ऑप्शन नंबर डी, कैंची। ठीक है दोस्तों, कैंची क्या है दोस्तों, आपका एक तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, देन दोस्तों यहाँ पे देखिए रिक्शा लिखा हुआ है, ऑप्शन बी रिक्शा। देखिए, रिक्शा हो गया, सायोनारा हो गया, ये आपके जापानी भाषा के शब्द हैं। क्या, रिक्शा हो गया, सायोनारा हो गया, टाटा हो गया, ये आपके जापानी भाषा के शब्द हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जो चाय, चाय आपका किस भाषा का शब्द है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो चाय है आपका ये किस भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 दोस्तों क्या है आपका, शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को कहते हैं। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को क्या कहते हैं। यदि आप शब्दों को सही वर्णों में लगाएं तो उसके क्रम को हम क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों उसे कहते हैं आपका वर्तनी। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्तनी कहते हैं आपका। ठीक है, शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को कहते हैं आपका वर्तनी। ठीक है, वर्णों की सही क्रमिकता को आपका वर्तनी कहते हैं। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 12 है आपका, उर्दू शब्द है, उर्दू शब्द जो है किस भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का, फारसी भाषा का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, काफी बच्चे इसको जानते होंगे कि जो दोस्तों उर्दू है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, जो उर्दू है आपका दोस्तों ये एक अरबी भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है। जो आपका त्रा है दोस्तों वो हिंदी के शब्दकोश में किस वर्ण के बाद आता है, यह आपने बताना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन से ये आपका सवाल है। ठीक है, जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें से ये आपका सवाल है। आप सभी जानते हैं कि 4 तरह के आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से दोस्तों आपका, चलिए मैं उनको यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ कि कौन कौन से आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए, इसमें जो आपका क्षत्रिय वाला छा है दोस्तों ये का और सा से मिलके बनता है। तो ये शब्दकोश में किसके बाद आएगा, तो ये आएगा आपका का के बाद। ठीक है दोस्तों, देन आपका ये त्रा है दोस्तों ये ता और रा से मिलके बनता है। तो ये शब्दकोश में किसके बाद आएगा, तो दोस्तों ये आएगा आपका ता के बाद। ठीक है, देन दोस्तों जो आपका ज्ञानी वाला ज्ञा है ये जा और अणा से मिलके बनता है। तो ये शब्दकोश में किसके बाद आएगा, तो दोस्तों शब्दकोश में जा के बाद आएगा। देन दोस्तों जो आपका स्रा है ये सा और रा से मिलके बनता है। तो ये शब्दकोश में किसके बाद आएगा, तो दोस्तों ये आपका सा से सलजम वाले के बाद आएगा। ठीक है, अब इसको देख के आप समझ सकते हैं कि जो आपका त्रा है दोस्तों ये हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आएगा। देखिए, ये इनसे मिलके बने हैं तो ये जिनसे मिलके बने उन्हीं के बाद ही आएंगे। ठीक है, तो आपका जो त्रा है दोस्तों ये ता और रा से मिलके बनता है, तो ये आपका ता के बाद आएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसा ही सवाल बना था स्रा के बारे में। ठीक है, एक पेपर में स्रा के बारे में सवाल बना था कि स्रा हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आता है। तो उसका जवाब था कि जो स्रा है दोस्तों वो का के बाद आता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता था। इन चारों को आपका कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या दोस्तों, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो व्यंजनों को जोड़ने से बने हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दोस्तों 14 पे। ठीक है, सवाल नंबर 14 है दोस्तों आपका,
अब चला जाए यह वाक्य है। यह वाक्य कौन सा है दोस्तों? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, क्या है ये? अब चला जाए। तो दोस्तों अब चला जाए इसमें क्या है? जाने की भावना है, तो इसलिए कहा जाता है इसको भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, भाववाच्य। ठीक है, इसमें आदमी क्या है? अपना भाव बता रहा है कि चलो अब चला जाए। ठीक है, इसमें भाव छुपा हुआ है, तो इसलिए कहते हैं इसको भाववाच्य। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। सवाल नंबर 15 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। इसमें से आपसे पूछा है उसने कि अर्थ के आधार पर इनमें से वह कौन सा है जो वाक्य का भेद है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं अर्थ के आधार पर आपके वाक्य के भेद होते हैं 8, जिसमें दोस्तों एक होता है आपका विस्मयादि बोधक। क्या दोस्तों? विस्मयादि बोधक उनमें से एक होता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर 8 आपके वाक्य के भेद होते हैं, जिनमें से एक है आपका विस्मयादि बोधक। देखिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये आपकी रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 होते हैं भेद, जो कि यहाँ आपके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये आपकी रचना के आधार पर होते हैं। उसने कहा है अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार है आपका विस्मयादि बोधक। आई होप इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, और रचना के आधार पे मैं आपको बता चुका हूं, रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है दोस्तों, यही आपके जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है। इनमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा ही नहीं है, यह आपने बताना है। उपसर्ग रहित शब्द आपने इसमें बताना है। उपसर्ग रहित शब्द आपने इसमें बताना है जिसमें उपसर्ग लगा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, कि शब्दों के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और शब्दों के जो पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, देखिए आप विज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा वि धन ज्ञान। ठीक है, जिसका मतलब होता है विषय का ज्ञान। ठीक है, विज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? वि धन ज्ञान। ठीक है, अधिवक्ता का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा आपका अधि धन वक्ता। ठीक है, और अगर आप प्रचार्य का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा प्र धन आचार्य। ठीक है, तो ये ऐसे इनके संधि विच्छेद करेंगे तो विज्ञान में वि उपसर्ग है, अधिवक्ता में अधि उपसर्ग है, और प्राचार्य में दोस्तों आपका प्रा उपसर्ग है। ठीक है, लेकिन छात्र का आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते। छात्र अपने आप में कंप्लीट शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। और यही आपने बताना था कि किसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो छात्र में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो उससे चलते हैं सवाल नंबर 18 में आपका जो है आपका अचकचाया का अर्थ क्या होता है? अचकचाया इसका क्या अर्थ होता है? नाराज होना, चौंक उठना, घाव करना या फिर खो जाना। तो दोस्तों जो आपका अचकचाया है इसका सही अर्थ होता है चौंक उठना। जैसे आप कहते नहीं है कि मैं उसके पास गया तो अचानक से वो अचकचा गया। अचकचा गया मतलब वो अचानक से चौंक गया। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका चौंक जाना। आई होप आप समझ लोगे। ये सभी सवाल आपके पिछले वर्ष के पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए हम इन्हें यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका हो जाए रिवीजन, और साथ ही साथ ये सवाल रिपीट होते हैं तो आप वहां भी इन्हें गलत ना करें। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ रहे होंगे। सवाल नंबर दोस्तों 19 है आपका, पवन में शब्द में संधि है। जो पवन शब्द है इसमें कौन सी संधि है? संधि से सवाल बनते ही बनते हैं, आपने संधि को बिल्कुल मिस नहीं करना है। संधि इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, वहां पे आपने फुल फोकस रखना है और उनको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। एक या दो सवाल आपको संधि से मिलते ही मिलते हैं हर बार। देखिए कोई भी एक टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको पढ़ के आप बिल्कुल 100 में से 100 नंबर पेपर में लेके आ जाएं। ठीक है, आपको हर एक टॉपिक में से एक एक नंबर खींचना होता है। आप संधि पढ़ेंगे वहां से एक नंबर खींचेंगे। ठीक है, आप आंदोलन पढ़ेंगे वहां से एक नंबर खींचेंगे। ठीक है, आप ऐसे ही हिंदी में पत्र लेखन पढ़ेंगे वहां से एक नंबर खींचेंगे। आपको हर एक टॉपिक में से एक एक नंबर खींचना होता है, देन आप 100 नंबर तक पहुंचते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको एक टॉपिक को पढ़ के आप टॉपर बन जाए या एक टॉपिक को पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आपको हर एक टॉपिक में से एक नंबर खींचना होता है। जब आप 4 या 5 पन्ने अपने दिमाग में याद करते हैं ना, तब वहां से एक नंबर आपके लिए बनता है। ठीक है दोस्तों, कैसे? जब आप 4 या 5 पेपर या 4 या 5 पन्ने याद करते हैं, तब वहां से मुश्किल से आपका एक नंबर का सवाल बनता है। तो आपने हर एक टॉपिक को पढ़ना है, हर एक टॉपिक अपने आप में 4 या 5 पन्नों का होता ही है। ठीक है, संधि पढ़ोगे तो 3 से 4 पन्नों में आएगी ही आएगी, पत्र लेखन पढ़ोगे तो 2 से 3 पन्नों में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही नंबर खींचे जाते हैं। हर एक टॉपिक में से आपको एक एक नंबर खींच के सिलेक्शन लेना है। ठीक है, कोई टॉपिक कमजोर नहीं है, कोई टॉपिक बेकार नहीं है, हर टॉपिक महत्वपूर्ण है। कब कहाँ से सवाल बन जाए कोई नहीं जानता। ठीक है, तो हर टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, जो सवाल है उनको समझिए। ठीक है, कौन से सवाल और किस टॉपिक से सवाल ज्यादा बन रहे हैं इसको समझिए, देन उनको उस टाइप से अपनी पढ़ाई को आगे करिए। ठीक है, वरना अगर मैं आपसे कह दूं कि वो टॉपिक आप पढ़ लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप समझ जाइए कुछ नहीं होने वाला फिर। ठीक है, आपको समझना होगा कि आप हर टॉपिक से एक नंबर खींचेंगे, हर टॉपिक से। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे।
तो पवन में कौन सी संधि है दोस्तों? देखिए पवन में होती है आपकी अयादि संधि। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों कि जो भी शब्द ना 3 शब्द वाला कोई भी शब्द हो तो उसमें अयादि संधि के ही 90% चांस होते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द आपका पवन हो जाए, नयन हो जाए, ठीक है, तो जिनमें 3 शब्द होते हैं ना, 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है इस टाइप से, तो उसमें क्या होती है आपकी ज्यादातर अयादि संधि ही होती है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, कभी पवन आ जाए, नयन आ जाए तो आप वहां क्या करेंगे, अयादि संधि ही करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 20 है दोस्तों आपका। हिंदी हिंदी व्यंजनों में का वर्ग की सभी ध्वनियां हैं। ठीक है, जो आपकी का वर्ग है, जो आपका हिंदी व्यंजनों में आपको पता है, ठीक है, व्यंजनों में आपका का, खा, गा ये सब व्यंजन होते हैं आपके। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि हिंदी व्यंजनों में का वर्ग की सभी ध्वनियां किस में आती हैं? कंठ में आती हैं, अल्प प्राण में आती हैं, अनुनासिक में आती हैं या अघोष में आती है? तब सभी जानते हैं कि का वर्ग की ध्वनियों को आपका कंठ में काउंट किया जाता है। ठीक है, ये कंठ वाले हिस्से में आती है, यानी का, खा, गा जब आप बोलेंगे तो आपके कंठ से आवाज आएगी। तो का वर्गीय सभी ध्वनियां आपकी कंठ में आती है। देखिए आप सभी जानते हैं जो आपका का है दोस्तों, इसका जो उच्चारण का स्थान होता है वो कंठ से होता है। ठीक है, जो भी आपका का वर्ग है ना, व्यंजनों का का वर्ग, का, खा, गा, घाड़ा, ये इनका जो उच्चारण होता है आपका कंठ से होता है। ठीक है, ऐसे जो आपका चा वर्ग होता है, चा, छा, जा, झा और णा, इनका जो उच्चारण होता है वो आपका ताल से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपकी जीभ का पिछला हिस्सा है वो ताल में टच होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं तालव्य। कौन से? चा वर्ग को आपका तालव्य बोलते हैं। देन ऐसे होगा आपका टा वर्ग को आपका दोस्तों मूर्धन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। ठीक है, और जो आपका दोस्तों ता वर्ग है, ता, था, दा, धा, ना, ये आपका दंत में आता है। ठीक है, और जो आपका पा वर्ग है, पा, फा, बा, भा, मा, इसमें आपका क्या है, होंठ काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये आपका ओष्ठ में आता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। देन दोस्तों आज का लास्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 21। मैं आपके रोज 20 सवाल लेकर आता हूँ, आज 21 सवाल है आपके लिए कि हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार है। ठीक है, ये किस प्रकार का वाक्य है? हम बड़ों का आदर करते हैं। क्या ये आज्ञार्थक है, क्या ये संकेत अर्थक है, क्या ये इच्छार्थक है, या ये निश्चार्थक है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए आज्ञार्थक का मतलब होता है आप आज्ञा कर रहे हैं कि मेरे लिए पानी लेकर आओ, तो ये क्या है दोस्तों, आज्ञा है कि मेरे लिए पानी लेकर आओ, तो इसको बोलते हैं आज्ञार्थक। संकेतार्थक कि यह पुस्तक मेरी है, ये क्या यहाँ पे आप संकेत कर रहे हैं कि यह जो पुस्तक है ये मेरी है, वो होता है संकेतार्थक। इच्छार्थक कि जैसे आप इच्छा कर रहे हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये क्या है, ये इच्छा है, आप इच्छा कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इच्छार्थक। ठीक है, और यह है निश्चार्थक। ठीक है, तो निश्चार्थक क्या है, जहां आपने कोई चीज पे आप बिल्कुल निश्चित हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप निश्चित हैं कि हम बड़ों का आदर करते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप निश्चित हैं कि जो है हम जो है वो बड़ों का आदर करते हैं, यहाँ पे निश्चित बात है। ठीक है, कि हम बड़ों का आदर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यह हो जाएगा आपका निश्चार्थक वाक्य। क्या दोस्तों, निश्चार्थक वाक्य हो जाएगा। आज्ञार्थक जहां आप आज्ञा देते हैं कि मेरे लिए पानी लाओ। संकेतार्थक जहां आप संकेत कर रहे हैं कि यह चीज मेरी है, वह पुस्तक मेरी है, यहाँ पे आप संकेत कर रहे हैं। इच्छार्थक जहां आप इच्छा करते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है, भगवान करे तुम सही सलामत पहुंच जाओ, ये क्या है, आपकी इच्छार्थक, आपकी इच्छा को बता रहे हैं। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। और हम बड़ों का आदर करते हैं, यह है आपका निश्चार्थक कि यहाँ पे आप निश्चित बता रहे हैं, ये कोई निश्चित चीज है कि हम जो है बड़ों का आदर करते ही करते हैं। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो ये थे हमारे आज के हिंदी के 21 सवाल दोस्तों। ठीक है, जो अगली वीडियो है वो उत्तराखंड के सवालों पे होगी, एंड आई होप कि आपको वो भी पसंद आएगी। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड की, एंड देन पॉलिटी की, और उसके बाद ऐसा करते हैं दोस्तों 2024 और 25 के करंट अफेयर्स को यहाँ पे आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स होंगे 2024-25 के, उन्हें यहाँ पे आपके लिए लेके आया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं सभी कमेंट को देखता हूँ और साथ में जिनके जरूरी होते हैं उनके रिप्लाई भी जरूर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके गाइस, टेक केयर।